everybody. I am Engineer Ajit Pandey and you are watching our YouTube channel Super 50 Mathematics. This is lecture number 5 of chapter 7 Permutation and Combination. In this lecture I am going to tell you about the permutation. So let's start our today's video lecture. स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने जो है चैप्टर 7 का 4 वीडियो ऑलरेडी आपको बनाया हुआ है, तो उन सभी वीडियो को भी आप जाके जरूर से जरूर देख लेंगे। उन सभी वीडियो के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उन सभी वीडियो को आप जाके देख लेंगे, क्योंकि सभी वीडियो में जो भी मैंने आपको कंटेंट बताए हैं वो सभी कंटेंट एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो अगर आपने किसी भी एक वीडियो को मिस कर दिया तो दूसरे वीडियो में जो भी कंटेंट है आपको उसको समझने में परेशानी हो सकती है। तो आपको सभी वीडियो देखनी है और वीडियो को पूरा देखना है। कोशिश करिए कि वीडियो को आप पूरा देखें। स्किप करके देखने से क्या है, आपको जो हो सकता है कि कुछ बातें समझ में ना आए, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। तो वीडियो लेक्चर 1 में मैंने आपको जो है फैक्टोरियल से रिगार्डिंग बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको दिए थे। वीडियो लेक्चर 2 में मैंने आपको जो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होता है वो बताया था और उससे बहुत सारे बेस्ट क्वेश्चन भी बताए थे आपको। वीडियो लेक्चर 3 में मैंने एक्सरसाइज 7.1 को जो है सॉल्व करके बताया था, जिसमें हम लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का हमने जो है प्रयोग किया था, इस्तेमाल किया था। वीडियो लेक्चर जो हमारा 4 था उसमें मैंने आपको जो है 7.2 एक्सरसाइज को सॉल्व करके बताया। तो परमुटेशन के लिए जो है आपको फैक्टोरियल का जो है नॉलेज और साथ ही आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या उसका नॉलेज होना चाहिए। उसको आपका जो है उसका कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए, तो आपको जो है परमुटेशन अच्छे से समझ में आएगा। तो फर्स्ट 2 वीडियो जो है वीडियो लेक्चर 1 और वीडियो लेक्चर 2 उसको देखना जरूरी है परमुटेशन को समझने के लिए। तो यहाँ पर मैंने पहले भी कहा था कि हर एक वीडियो का जो भी कंटेंट है एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो यहाँ पर फैक्टोरियल और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का कंसेप्ट यहाँ पर आपको हमारा परमुटेशन को समझने के लिए जरूरी है, तो इसको आप हम लोग देखेंगे। तो पर मैं आपको बताऊंगा कि क्या है और इसका मीनिंग क्या है, साथ ही इससे रिलेटेड जितने भी थ्योरम्स है मैं उसको भी बताऊंगा और एग्जांपल के साथ बताऊंगा, ताकि वो सारे थ्योरम्स आपको जो है अच्छे से समझ में आ जाए और उसको आपका दिमाग में आ जाए। तो आपका जो लिए है एक्सरसाइज 7.3 जो होगा वो आपका आसान हो जाएगा, उसको आप आसानी से समझ सकते हैं और बना सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि परमुटेशन जो है हम लोग उसको हिंदी में क्रमचय बोलते हैं और कॉम्बिनेशन को हम लोग उसको हिंदी में संचय बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो है हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पर हिंदी में लिख के रख दिया कि हम लोग परमुटेशन को क्रमचय बोलेंगे और कॉम्बिनेशन को संचय बोलेंगे। तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को देख के आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि जो भी मैं चीजें बताऊंगा उसको मैं हिंदी में आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट लिखूंगा इंग्लिश में, लेकिन उसको हिंदी में मैं आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगा। तो जो है मैथमेटिक्स के लिए ज्यादा आपको जो है इंग्लिश का ये नहीं कि आपको बहुत ज्यादा नॉलेज होना चाहिए तभी आपको मैथमेटिक्स आएगा, ऐसा नहीं है। आप बहुत सारे जो है आपके हिंदी के अच्छे जो टर्म है उसको आप इंग्लिश में जो है अपने कॉपी में लिख के आप उसको याद कर लेंगे, तो आपको जो है मैथमेटिक्स जो है इंग्लिश मीडियम में समझ में आने लगेगा। तो ये है, आपको ये काम करना है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि परमुटेशन क्या है और उसका क्या मीनिंग है, मैं इसको आपको यहाँ पर बताऊं। तो परमुटेशन का हमारा सिंपल सा मीनिंग है अरेंजमेंट, यानी कि सजावट। अरेंजमेंट को हम लोग हिंदी में सजावट बोलते हैं। तो दिए गए हमारे डिफिनिट ऑब्जेक्ट में से, जिसको हम लोग जनरली एन से डिनोट करते हैं, जो हमारा डिफिनिट ऑब्जेक्ट है जनरली उसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं। ये डिफिनिट ऑब्जेक्ट हो सकते हैं आपके 5, 10, 20 ये सब, यानी डिफिनिट ऑब्जेक्ट मतलब जिसको हम लोग गिन सकते हैं। तो दिए गए हमारे डिफिनिट ऑब्जेक्ट में से कुछ ऑब्जेक्ट लेकर, जो कुछ ऑब्जेक्ट है जिसको जनरली हम लोग आर से डिनोट करते हैं, तो कुछ ऑब्जेक्ट लेकर या सब ऑब्जेक्ट लेकर हम लोग कितना अरेंजमेंट बना सकते हैं उसी को हम लोग परमुटेशन करते हैं। तो इसको मैंने आपको और एक अच्छे से क्वेश्चन के माध्यम से आपको और अच्छे से समझाऊंगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तो आपको ये समझ में आ गया कि दिए गए आपके डिफिनिट ऑब्जेक्ट में से कुछ ऑब्जेक्ट या सब ऑब्जेक्ट लेकर हमारा कितना अरेंजमेंट बना उसी को परमुटेशन कहते हैं। तो इसका हम लोग नोटेशन देखेंगे कि परमुटेशन का हमारा नोटेशन क्या होता है। तो हमारे पास n ऑब्जेक्ट है, इसमें से हमने r ऑब्जेक्ट लेके क्या किया, अरेंज किया है। तो ये हो गया हमारा npr। इसका हमारा नोटेशन होता है npr, या एक और तरीका है pn, r। दो तरीका है।
तो हम लोग ये ला जो है मेथड, ये ला जो हम लोग यूज करेंगे, ज्यादा हम लोग ये यूज करेंगे एनपीआर वाला। अब चाहे तो इसको भी यूज करते हैं, यूज कर सकते हैं पी एन कॉमा आर वाला भी। तो हम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे एनपीआर। तो एनपीआर का क्या मतलब होता है, एनपीआर का आपका क्या मतलब होता है? तो इसका यही मतलब होता है कि अरेंजिंग आर ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी आर ऑब्जेक्ट को एन ऑब्जेक्ट से लेके क्या करना है, एन ऑब्जेक्ट में से लेके क्या करना है, हमको सजाना है। तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं, इसका यही मतलब है कि अरेंजिंग अरेंजिंग आर ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि एनपीआर का हमारा यही मीनिंग है। और यहाँ पर पी फॉर क्या है हमारा, पी फॉर मतलब होता है परमुटेशन, यानी कि एनपीआर का जो मतलब है अरेंजिंग आर ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि एन ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट को लेके सजाने का हमारा तरीका है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परमुटेशन कहेंगे। और इसको हम लोग लिखते हैं एनपीआर से, यानी इसको डिनोट करते हैं एनपीआर से। तो ये हो गया। तो यहाँ पर जो एन और आर का जो वैल्यू है, एन एंड आर का जो वैल्यू है, हमेशा हम लोग पॉजिटिव इंटीजर लेंगे। एन और आर की जो वैल्यू होगा हम पॉजिटिव इंटीजर लेंगे। तो मैं इस पे कुछ आपको जो है एग्जांपल बताऊं, जैसे कि 10 ऑब्जेक्ट में से आपको 2 ऑब्जेक्ट लेके आपको अरेंजमेंट करना है, तो क्या होगा, हम लोग किस तरह से इसको लिखेंगे, 10p2। उसके बाद 5 ऑब्जेक्ट में से हमको 3 ऑब्जेक्ट लेके क्या करना है, अरेंजमेंट करना है, तो हो जाएगा ये हमारा 5p3। 5 ऑब्जेक्ट में से हमने 3 ऑब्जेक्ट लेके क्या किया, अरेंजमेंट किया, तो इसको किस तरह से लिखेंगे, 5p3। इस तरह से हो गया। तो इस तरह से है। तो 10 और 2 यहाँ पर, और 5 और 3 क्या है हमारा, आपका पॉजिटिव इंटीजर है। एन और आर की वैल्यू, यहाँ एन की वैल्यू 10 है और आर की वैल्यू 2 है, इसमें एन की वैल्यू 5 है और आर की वैल्यू 3 है, तो दोनों क्या हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। अब मैं आपको जो है इस आर के बारे में और कुछ आपको बता रहा हूँ, इस आर के बारे में और आपको है आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ से देखेंगे कि जो आर है उसके बारे में मैंने क्या कहा कि वो पॉजिटिव इंटीजर होगा, यानी आर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ग्रेटर एंड इक्वल टू 1 होगी, यानी आर की वैल्यू होगी 1 2 3 आपका 4 इस तरह से होगी। तो कहने का मतलब इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 इज स्मॉलर एंड इक्वल टू आपका आर, आर इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 1 है, तो हम लोग इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि 1 इज स्मॉलर देन एंड इक्वल टू आर। दोनों का कहने का हमारा मतलब सेम है, अलग अलग तरीका है, तो दोनों का सेम मीनिंग है लेकिन तरीका अलग अलग कहने का। तो आर इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 1 हो गया, या 1 इज स्मॉलर देन आर, दोनों का मतलब सेम हुआ। तो ये हो गया, एक तो चीज हो गया। और दूसरी स्थिति ये है कि जो आर की वैल्यू होगी वो स्मॉलर एंड इक्वल टू एन होगी, यानी आर का वैल्यू क्या होगा, एन से छोटा होगा या फिर एन के इक्वल होगा, तो ये हमारा 2 हो गया। तो फ्रॉम फर्स्ट और सेकेंड से आप देख सकते हैं क्या, फ्रॉम 1 एंड 2 से हमारा 1 is smaller and equal to r and r is smaller and equal to n, यानी कि r का जो वैल्यू होगा आपका हमारा 1 से लेके n तक होगा। तो r की वैल्यू हमारा 1 से लेके 1 तक होगा और पॉजिटिव इंटीजर होगा, और n का भी वैल्यू हमारा पॉजिटिव इंटीजर होगा। इसको आपने समझा। फिर इसको मैं और आपको समझा रहा हूँ, इसमें से कहने का मतलब है कि r का जो वैल्यू होगा हमारा n से आपका ज्यादा नहीं होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ की हम लोग n का वैल्यू 7 लेते हैं, और यहाँ पर हमने 7p1 ये हो सकता है, यहाँ n की वैल्यू हमारा 7 है और r की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर देखेंगे कि r की वैल्यू क्या है, 7 से हमारा स्मॉलर है, इसको हम कर सकते हैं, ठीक है ये हमारा। उसके बाद 7p2 ये भी हम लिख सकते हैं, 7p3 ये भी लिख सकते हैं, 7p4 ये भी लिख सकते हैं, 7p5 ये भी लिख सकते हैं आप, 7p6 ये भी लिख सकते हैं, 7p7 ये भी लिख सकते हैं, ये सभी होगा।
जिसमें आप देख सकते हैं फर्स्ट में कि n की वैल्यू है और n और r की वैल्यू आप देख सकते हैं। यहाँ r की वैल्यू क्या है, n से हमारा स्मॉलर है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, और यहाँ पर जो हमारा r की वैल्यू क्या है, n से इक्वल है। तो मैंने r के बारे में यही बताया कि r की जो वैल्यू होगी स्मॉलर देन आपका n होगी या फिर उसके इक्वल होगी। तो यहाँ पर जो r की वैल्यू क्या है, हमारा n के इक्वल है, और इधर में आपको 5 केस में हमारा r की वैल्यू क्या है, n से हमारा स्मॉलर है। ये सभी हमारा हो सकते हैं। उसके बाद आप ये देख सकते हैं यहाँ पर कि 7p8, ये 7p आपका -9 या 7p - 7p 1/2, ये सब आपका हमारा नहीं हो सकता है। इस स्थिति में यहाँ पर r जो है वो क्या है, ग्रेटर देन हमारा n है, और इस स्थिति में क्या है, r - 1 है जो कि निगेटिव इंटीजर है, और इस स्थिति में r क्या है, हमारा 1/2 है जो कि हमारा क्या है, एक फ्रैक्शन है। तो ये सभी नहीं होगा, ये हमारा नॉट पॉसिबल, ये सब रॉन्ग है हमारा, इसको आपको ध्यान देना है। r और n की वैल्यू हमेशा हमको पॉजिटिव इंटीजर लेना है, और यह भी ध्यान रखना है कि r की वैल्यू क्या है, n से बड़ा ना हो, उससे इक्वल हो सकता है और उससे छोटा हो सकता है। आपको ये मैंने यहाँ पर लिख के दिखाया, r के बारे में मैंने आपको यहाँ पर बताया। तो r क्या है, r आपको हमारा r और n हमारा ऑब्जेक्ट को बता रहा है। r और n किसको डिनोट कर रहे हैं हम लोग, r और n से ऑब्जेक्ट को डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से और समझा रहा हूँ कि मैंने आपको शुरुआत में क्या बोला। तो यहाँ पर मैं हमारा क्वेश्चन ये है जिसमें हमारा 2, 3 या 2, 5 और 7 हमारा 3 नंबर है, 2, 5 और 7 हमारा 3 नंबर है। तो इससे हमको 2, 5, 7 से हमको कोई भी 2 नंबर लेके 2 डिजिट का नंबर बनाना है। तो जबकि नंबर का रिपीटेशन हमारा अलाउड नहीं है, तो यहाँ पर हमने लिखा है रिपीटेशन ऑफ नंबर इज नॉट अलाउड। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि 2, 5 और 7 से 2 नंबर लेके हमको 2 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है, जबकि नंबर का रिपीटेशन हमारा अलाउड नहीं है। तो कितना हमारा नंबर होगा, कौन कौन सा नंबर बनेगा, इसका जवाब हम लोग देखेंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन को मैंने आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है मैं आपको बताया था, इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत सारे करके बताए थे। साथ ही 7.1 में भी इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलेंगे करने के लिए। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर कितने ऑब्जेक्ट है, 1, 2 और 3, यानी कि n की वैल्यू क्या है हमारा 3, और इसमें से हमको कितने ऑब्जेक्ट लेने हैं, 2। 2 डिजिट का नंबर बनाना है, दो नंबर लेके 2 डिजिट का बनाता है। r की वैल्यू कितना होगी हमारा 2 और n की वैल्यू 3 है। तो हमने क्या बोला था कि हमारा NPR का क्या मतलब है, मैंने आपको क्या बताया था, टेकिंग r ऑब्जेक्ट आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट को हम लोग को लेके अरेंज करना है। n की वैल्यू क्या है, इसमें हमारा 3 है, और r की वैल्यू क्या है, हमारा 2 है, यानी कि 3 ऑब्जेक्ट में से 2 ऑब्जेक्ट लेके हमारा कितना अरेंजमेंट होगा, उतना ही हमारा परमुटेशन होगा, और उतने ही नंबर हमारे फॉर्म होंगे। जितना वे हमारा से अरेंज हो सकता है नंबर, उतना ही नंबर हमारा फॉर्म होगा 2 डिजिट का 2, 5 और 7 से। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जब मैं आप इस पे थ्योरम्स बताऊंगा तब आपको बताऊंगा कि जो है NPR या फिर 3p2 की वैल्यू क्या होती है। तो इसको हम लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल हमारा जो काउंटिंग है, तो 2 डिजिट का जो नंबर होगा हमारा, कोई भी 2 डिजिट का नंबर में क्या होता है हमारा यूनिट प्लेस और टेंथ प्लेस। तो आप देखेंगे कि हमारा ये 2 डिजिट का नंबर में हमारा ये यूनिट प्लेस हो गया और ये आपका 10 प्लेस हो गया। तो यूनिट प्लेस में हम लोग 2, 5 और 7 किसी एक नंबर को लेके क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। तो 2, 5 और 7 को हम लोग लेके भर सकते हैं यूनिट प्लेस को। तो कितना तरीका हो गया हमारा यूनिट प्लेस को भरने का, 3 वे, यानी कि यूनिट प्लेस को हम लोग 3 वे से अरेंज कर सकते हैं। इसमें आप 2 लिख सकते हैं, या तो 5 लिख सकते हैं, या तो 7 लिख सकते हैं। किसी एक समय में आप कोई एक नंबर लेके आप नंबर फॉर्म कर सकते हैं। तो जब आपने कोई एक नंबर रख लिया तो बचा आपके पास अब कितना, 2 नंबर, क्योंकि आपको टोटल 3 नंबर है, एक नंबर तो आपने यूनिट प्लेस पे रखा तो बचा 2 नंबर। तो ये 10 प्लेस को आप कितने तरीके से भर सकते हैं, बाकी 2 नंबर को 2 वे से भर सकते हैं 10 प्लेस को। तो हमारा मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से मैंने आपको बताया था कि 10 और यूनिट प्लेस को हम लोग कितने तरीके से भर सकते हैं, 2 × 3 यानी कि 6 वे, यानी कि यहाँ पर हमारा 6 जो जितना वे हो उतना ही नंबर बनेगा, यानी कि 6 नंबर बनेंगे। कौन कौन नंबर बनेगा आप देख सकते हैं, यहाँ से आपका 2, 5, 5, 7 और 2, 7, 2, 5, 5, 7 और 2, 7। इस नंबर को आप रिवर्स करेंगे तो 5, 2,
7 5 और ये 7 2। तो देखेंगे 1 2 3 4 5 और 6 नंबर हमारे फॉर्म हुए। 2 5 7 से 2 डिजिट का 6 नंबर फॉर्म हुए। तो आप देख रहे हैं कि 6 तरीका है तो हमारा 6 नंबर बनेगा, यानी कि इसके भी वैल्यू आपका हमारा 6 आएगी। तो कैसे आएगी वो मैं आपको जब थ्योरम्स बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग जो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी कर सकते हैं और परम्यूटेशन से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे आगे कि इसमें मैं एक और क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। तो यहाँ पर मैंने देखिए कि 3 ऑब्जेक्ट में से मैंने आपको 2 ऑब्जेक्ट लेके क्या किया, अरेंजमेंट किया। तो यही हमारा क्या है, परम्यूटेशन। देखिए 3 ऑब्जेक्ट में से 2 ऑब्जेक्ट लेके अरेंजमेंट किया, ये हमारा क्या है, इसको हम लोग कहेंगे परम्यूटेशन। यहाँ पर हमारा 6 अरेंजमेंट है तो 6 परम्यूटेशन होगा, इसको आपको समझ लेना है। दूसरा क्वेश्चन है इसी में मेरा कि दूसरा क्वेश्चन है कि 2 5 7 से आपको हमको 3 डिजिट का नंबर बनाना है। तो यहाँ n की वैल्यू क्या हो गई हमारा 3, यहाँ पर 1 2 और 3 हमारा 3 ऑब्जेक्ट है, और r की वैल्यू क्या हो जाएगी अब 3, और नंबर का रिपीटेशन अलाउड नहीं है, वो भी आपको ध्यान देना है। तो हम लोग को 3 ऑब्जेक्ट में से 3 ऑब्जेक्ट टोटल यानी कि दिए गए ऑब्जेक्ट में से कुछ ऑब्जेक्ट या सब ऑब्जेक्ट लेके हमारा कितना अरेंजमेंट बना है। तो हमारे से दिए गए हमारे n ऑब्जेक्ट में से हमने n ऑब्जेक्ट यानी सब ऑब्जेक्ट लेके हमारा अरेंजमेंट हो रहा है। तो इसका हमारा नोटेशन कैसा होगा, n p r, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि n और r दोनों की वैल्यू क्या है, 3 है। तो हम लोग इसको इस तरह से अब लिख सकते हैं, n p r को n p n और r की वैल्यू सेम है। तो यहाँ से 3 ऑब्जेक्ट में से हमको 3 ऑब्जेक्ट लेके करना है, यानी कि जितना ऑब्जेक्ट है उतना ऑब्जेक्ट लेके हमने क्या करना, अरेंजमेंट करना है। तो n का मतलब यह है कि दिए गए हमारे n ऑब्जेक्ट में से n ऑब्जेक्ट लेके हमारा कितना अरेंजमेंट हो रहा है या कितना परम्यूटेशन हो रहा है। जितना अरेंजमेंट होगा उतना ही हमारा परम्यूटेशन होगा। तो 3 ऑब्जेक्ट है, उसमें से 3 ऑब्जेक्ट हमने लेके क्या कर रहे हैं, अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो 3p3 हो गया। तो इसकी जितनी वैल्यू होगी उतना ही ऐसे हमको इसको अरेंज कर सकते हैं 2 5 7 से, और उतना ही नंबर हमारा फॉर्म होगा। तो यहाँ पर देखेंगे इसमें भी हम लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का इस्तेमाल करेंगे। तो 3 डिजिट का नंबर में हमारा क्या होता है, आपका हमारा यूनिट प्लेस, 10 प्लेस और 100 प्लेस। तो आप देख सकते हैं कि यूनिट प्लेस को आप 2 5 और 7 कोई भी एक नंबर लेके आप भर सकते हैं। तो इसको यूनिट प्लेस को कितना तरीके से भर सकते हैं आप, 3 वे से। 10 प्लेस को आप 2 वे से भर सकते हैं, क्योंकि एक नंबर तो आपने यूनिट प्लेस पे रखा, तो 3 नंबर में से एक नंबर आपने रख लिया यूनिट प्लेस से, तो बच्चा 2 नंबर। 10 प्लेस को 2 वे से भर सकते हैं, और इसी तरह से 100 प्लेस को आप अब 1 वे से भर सकते हैं, क्योंकि 1 नंबर तो आपने यूनिट प्लेस पे रख लिया और दूसरा नंबर आपने 10 प्लेस पे रखा, तो 2 नंबर तो आपने रख लिया, और 3 नंबर में आपने 2 नंबर यूज कर लिया, तो बचा 1 नंबर। तो 100 प्लेस को आप 1 वे से भर सकते हैं। तो अब हमारी मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल से आप 100 10 और यूनिट प्लेस को कितना तरीके से भर सकते हैं, 1 2 और 3, यानी कि 6 वे से भर सकते हैं। तो जितना वे से भर सकते हैं, यानी जितने वे से नंबर को अरेंज कर सकते हैं, उतना ही हमारा परम्यूटेशन आएगा, यानी कि 6 परम्यूटेशन होगा और 6 नंबर बनेंगे। तो आप देख सकते हैं कौन कौन सा 6 नंबर बनेगा, 2 5 7। 2 को पहले हमने 100 प्लेस पे रख लिया, उसके बाद 2 7 5, और ये 5 और 7 को हमने जो है चेंज कर लिया, यानी कि अब 7 को 10 प्लेस पे और 5 को यूनिट प्लेस पे रख लिया, ये हो गया। उसके बाद हम 5 को 100 प्लेस पे लेंगे, तो 5 2 7 और 5 7 2, ये हो गया। उसके बाद हम लोग 7 को 100 प्लेस पे लेंगे, तो 7 2 5 और 7 5 2, ये हो गया 6 नंबर, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर 6 नंबर बने, यानी कि यहाँ पर हमारा जो परम्यूटेशन होगा 6 होगा। तो कैसे 3p3 की वैल्यू 6 होगी, मैं आपको जब थ्योरम्स बताऊंगा तो उसमें बताऊंगा। तो ये हो गया 6 नंबर बनेंगे, यानी कि 6 परम्यूटेशन हो गए। तो ये रहा आपका हमारा। तो जब हमारे पास छोटे छोटे क्वेश्चन है, तो इसमें आप नंबर आप फॉर्म करके देख सकते हैं कि कौन कौन कितने परम्यूटेशन होंगे या कितने अरेंजमेंट होंगे और कौन कौन से नंबर होंगे। बट आपको जब मान लेते हैं कि 100 आपको अरेंजमेंट करने हैं, तो 100 आप नंबर लिखेंगे नहीं, आपको बताना कि कितना अरेंजमेंट है, यानी कितने परम्यूटेशन है। तो उस स्थिति में बस आपको केवल सॉल्व करके बताना है कि कितने अरेंजमेंट है, सब नंबर को आपको लिखना नहीं है। छोटा नंबर पे मैं था तो मैंने इसको आपको लिख दिखा दिया कि कौन कौन सा नंबर है, बट आपको बहुत ज्यादा अरेंजमेंट मिलेंगे तो वहाँ नंबर आपको लिखने जरूरत नहीं है, बस 12। अब हम लोग देखेंगे कि परम्यूटेशन जो होता है हमारा कितने तरह का होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि परम्यूटेशन जो होता है हमारा 2 तरह का होता है।
तो परमुटेशन हमारा दो तरह का होता है, एक तो होता है लीनियर परमुटेशन और दूसरा होता है हमारा सर्कुलर परमुटेशन। तो लीनियर परमुटेशन में क्या होता है कि हम लोग जो है अरेंजमेंट करते हैं लाइन में, जैसे कि 2 3 हो गया, आपका 3 2 हो गया, ए बी हो गया, बी हो गया, तो ये सब किस तरह से हो रहा है, इस तरह से लाइन में हो रहा है। तो आपको 5 लड़के हैं तो 5 लड़कों को दाएं बाएं करके हम उसको लाइन में सजाना है, तो हो गया हमारा लीनियर परमुटेशन। तो जो भी हम लोग एक्सरसाइज 7.3 में पढ़ेंगे तो हमारा क्या है, लीनियर परमुटेशन है, यानी कि लाइन में अरेंजमेंट करना है। तो ये हो गया लीनियर परमुटेशन, यानी अरेंज करना है लाइन में। सर्कुलर परमुटेशन क्या है, जिसमें हम लोग राउंड टेबल पे क्या करना है, अरेंज करना है, अरेंजमेंट करना है। राउंड टेबल पे मतलब 4 आदमी है बैठा हुआ, तो उसको हम लोग कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं, उसी तरह से हमारा सर्कुलर परमुटेशन हो गया। तो सर्कुलर परमुटेशन में हमारा जो है 2 केसेस है। सर्कुलर परमुटेशन में हमारा 2 केस है। पहला केस में हमारा जो है क्या है, जब हमारा डिफरेंट परमुटेशन होगा। डिफरेंट परमुटेशन होगा, डिफरेंट परमुटेशन कब होगा, जब हम लोग राउंड टेबल पे अरेंज कर रहे हैं, किसी भी 4 आदमी को बैठा रहे हैं तो राउंड टेबल पे, तो हमारा डिफरेंट परमुटेशन होगा। और राउंड टेबल पे जब हम लोग अरेंजमेंट करते हैं तो किसी एक आदमी को जो है पोजीशन को क्या करते हैं, हम लोग फिक्स कर देते हैं, और उसके चारों बगल पे सभी आदमी जितने भी हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 4 आदमी है, ए बी सी और आपका डी। हम लोग इसको कितने वे से हम लोग अरेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पर जितने भी परमुटेशन आएंगे वो हमारे डिफरेंट परमुटेशन है। तो आप इसको कितने तरीके से सजा सकते हैं परमुटेशन, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो सर्कुलर परमुटेशन में हम लोग देखेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज परमुटेशन। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज हम लोग सजाएंगे। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो अगर हमारा डिफरेंट परमुटेशन आएगा किसमें, हमारा सर्कुलर परमुटेशन में। सर्कुलर परमुटेशन यानी कि जो राउंड टेबल पे हम बैठे हैं, ये हमारा राउंड टेबल है। राउंड टेबल पे हम लोग जो है आदमियों जो है सजा रहे हैं, किसी आदमी को नंबर्स ऑफ आदमी को बैठा रहे हैं, या फिर किसी जो है और भी किसी चीज का हम लोग राउंड टेबल पे सजावट कर रहे हैं। तब ये हमारा इसमें डिफरेंट परमुटेशन होगा जब हम लोग इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सजाएंगे तभी। तो इसका जो नंबर ऑफ परमुटेशन होगा, कितने तरीके से हम लोग सजा सकते हैं, n-1 फैक्टोरियल, n-1, यानी कि अगर किसी सर्कल पे, सर्कुलर टेबल पे हमको 4 आदमी को जो है बैठाना, तो हम उसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, कितना परमुटेशन होगा, तो हो जाएगा हमारा 4-1 फैक्टोरियल, जो कि होगा हमारा 3 फैक्टोरियल के, और 3 फैक्टोरियल का वैल्यू होगा आपका 3 × 2 × 1 यानी कि 6 वे से आप बैठा सकते हैं, इसको 6 वे से अरेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से, तो इसमें हमने देखा, तो ये हमारा केस फर्स्ट है जिसमें हमारा डिफरेंट परमुटेशन आ रहा है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में। और दूसरा केस यहाँ पर है हम आपका, जिसमें हम लोग देखेंगे कि हमारा सेम परमुटेशन आएगा। सेम परमुटेशन आएगा, सेम परमुटेशन कहाँ आएगा, जब हम लोग किसी भी नेकलेस है, नेकलेस इस तरह से होता है आपका, तो नेकलेस में आप जब बीड्स जो होते हैं हमारा मोती, उसको हम लोग सजाते हैं, तो उसको सजाएंगे तो यहाँ पर जो हमारा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो हम लोग सजाएंगे तो उसका परमुटेशन क्या होगा, हमारा सेम होगा। तो इसमें हम लोग कितना परमुटेशन होगा, उसका क्या फॉर्मूला है आपका, इसमें हमारा जो फॉर्मूला है वो है आपका 1/2 × n-1 फैक्टोरियल, ये हमारा फॉर्मूला है। तो जो नंबर ऑफ परमुटेशन होगा हमारा नेकलेस में बीड्स को सजाने के लिए, उसमें हमारा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में सेम होता है, तो उसका जो हमारा परमुटेशन निकालने का फॉर्मूला है 1/2 × n-1 फैक्टोरियल। तो इस तरह से आपने देखा 2 तरह का परमुटेशन होता है, एक तो लीनियर परमुटेशन जिसको हम लोग लाइन में सजाना होता है, और दूसरा है आपका सर्कुलर परमुटेशन। इसमें आपको मैंने 2 केसेस बताया, एक में तो आपका हमारा डिफरेंट परमुटेशन है जिसको सर्कुलर राउंड टेबल है, जिसमें हम लोग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सजाते हैं, तो वहाँ पर हमारा डिफरेंट परमुटेशन आता है, उसका परमुटेशन क्या होगा, हमारा n-1 फैक्टोरियल। और दूसरा है हमारा जब सेम परमुटेशन आता है जैसे कि नेकलेस में,
क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सजाएंगे तो हमारा सेम परम्यूटेशन आएगा। तो उसमें हमारा जो परम्यूटेशन हो जाएगा 1/2 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। इसको मैंने आपको बताया, इसको जो है आपको अच्छे से समझ लेना है। इन सारी बातों को मैं आपको यहाँ पर जो है लिख के भी रख दिया हूँ। तो इस चीज को आप जो है वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके आप अपने नोटबुक पे नोट कर लेंगे और अच्छे से समझ लेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको डेफिनेशन लिखा हुआ है, जिसको डेफिनेशन को मैंने आपको बताया था कि दिए गए आपके हमारे इनडेफिनिट ऑब्जेक्ट में से कुछ ऑब्जेक्ट या सब ऑब्जेक्ट लेके जितना अरेंजमेंट बनाते हैं उसी को परमुटेशन करते हैं। तो वही बात मैंने यहाँ लिखा है ये चीजें। उसके बाद मैंने नोटेशन के बारे में बताया आपको कि किस तरह से हम लोग नोटेशन करते हैं, किस तरह से डिनोट करते हैं परम्यूटेशन को। NP, R और PN, R हमारे पास दो मेथड है, तो ये होगा। उसके बाद मैंने N और R के बारे में बातें बताया कि N और R क्या हमको पॉजिटिव इंटीजर लेना है और R की जो वैल्यू होगी 1 से लेके हमारा N तक होगी, यानी कि R की वैल्यू क्या होगी, नेवर ग्रेटर देन N होगी, आपको मैं वो भी बताया। और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि परमुटेशन जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक तो लीनियर परमुटेशन और एक तो हमारा होता है सर्कुलर परमुटेशन में। तो सर्कुलर परमुटेशन में दो तरह से अरेंजमेंट कर सकते हैं, क्लॉकवाइज और दूसरा हमारा एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर हमारे दो केसेस आए, जब सर्कुलर परमुटेशन में हम लोग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट करेंगे तो डिफरेंट हमारा परमुटेशन आएगा। जैसे कि राउंड टेबल पे है तो उसमें हमारा परमुटेशन क्या होगा आपका n-1 फैक्टोरियल। और जब हमारा सेम परमुटेशन आएगा, जैसे कि हमारा नेकलेस है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सजाने से हमारा जब सेम परमुटेशन आएगा जैसे कि नेकलेस है, तो उसमें हमारा परमुटेशन क्या हो जाएगा 1/2 इंटू n-1 फैक्टोरियल। इस बात को आपको समझ लेना है। तो सारी बातों को आप नोट कर लेंगे और अब इसके हम लोग थ्योरम्स की तरफ चढ़ते हैं, देखेंगे क्या क्या इसके थ्योरम्स हैं परमुटेशन से रिलेटेड, उसको भी आपको समझ लेना है। तो अब देखते हैं हमारा थ्योरम फर्स्ट क्या है। तो थ्योरम हमारा फर्स्ट कहता है कि the number of permutation of n different objects taken r at a time where r की जो वैल्यू है आपको 1 से इक्वल है या 1 से ज्यादा है और r की जो वैल्यू है आपको n से छोटी है या फिर n के इक्वल है, एंड द ऑब्जेक्ट डू नॉट रिपीट, उस समय कोई भी ऑब्जेक्ट जो है रिपीटेशन अलाउड नहीं है, इस दिया जाता है हमारा NPR जो कि हमारा इक्वल होता है n इंटू n-1 n-2, इसके हमारे जस्ट पीछे वाला जो टर्म है डॉट डॉट n-r और ये हमारा +1 इक्वल टू होता है फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n-1। यानी कि कहने का मतलब है कि हमारा NPR की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n-r। तो ये जो होता है वैल्यू होता है NPR का। तो पहला थ्योरम यही है कि हम लोग जो है हमारा परमुटेशन जो होगा हमारा n डिफरेंट ऑब्जेक्ट का, उसमें से r ऑब्जेक्ट लेके हम लोग जब चुन रहे हैं और r की वैल्यू क्या है 1 से लेके हमारा n तक है, तो उसका हमारा जो होगा परमुटेशन NPR, उसकी वैल्यू क्या होगी फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n-r। तो ये हमारा रहा NPR की वैल्यू। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ 5P2, अब इसकी वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे। n की वैल्यू 5 होगी और r की वैल्यू हमारा 2 होगी। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे 5 फैक्टोरियल बाई 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। यहाँ पर हमने अब n और ये जो r की वैल्यू है n और r की वैल्यू हमने पुट कर दिया, तो हमारा 5P2 की वैल्यू निकल गई है। ये हमारे पास हो जाएगा अब 5 फैक्टोरियल बाई 5 माइनस 2 करेंगे तो हमारा 3 फैक्टोरियल, यानी कि 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल की वैल्यू। तो फैक्टोरियल से जब मैं पढ़ा रहा था तो आपको बताया कि क्या है कैसे निकालना है। तो 5 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं हमने 5 गुना 4, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई हमारा 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पर हमारा नीचे में 3 फैक्टोरियल है। तो आप देख सकते हैं 3 फैक्टोरियल हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है 5P2 जो होगा उसकी वैल्यू क्या होगी 5 4 20। इस तरह से आपने निकालना सीखा कि आपने हमारा परमुटेशन में किस तरह से निकालते हैं 5P2। इस तरह से आप वैल्यू निकाल सकते हैं आप 8C3 8P3, इस तरह का आपको वैल्यू निकालना है तो इसको आप वैल्यू निकाल कर आप बता सकते हैं इस फॉर्मूले से NPR इक्वल टू फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n-r वाला। यहाँ n की वैल्यू आपका 8 हो गया और r की वैल्यू आपकी 3 हो गई। इस तरह से आप इसको बता सकते हैं जैसे मैंने यहाँ आपको बताया। तो उसका कहने का मतलब है कि हमारा अगर NPN आता है, यहाँ पर NPN यानी कि 8P8 है या NPN का फॉर्म है, हमने हमारे n ऑब्जेक्ट में से हमने n ऑब्जेक्ट लेके सजावट किया, अरेंजमेंट किया है, तो इसका वैल्यू कितना होगा हमारा फैक्टोरियल n।
आप इसको इस तरह से भी लग करके देख सकते हैं, फैक्टोरियल आपका n बाई फैक्टोरियल हमारा n माइनस एन फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा आपका हमारा फैक्टोरियल n और n माइनस एन हमारा 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू हमारा 1 होती है, यानी कि n p n की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगा, हमारा फैक्टोरियल n के इक्वल होगी। तो आपने देखा, तो n ऑब्जेक्ट में से n ऑब्जेक्ट लेके कितना तरीके से सजा सकते हैं, फैक्टोरियल n तरीका। तो ये हो गया हमारा। अब हम लोग देखेंगे P0, 5P0 की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है, हमारे पास 5 ऑब्जेक्ट है, उसमें से हमने कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लिया है। तो मैंने आपको जब परमुटेशन का मतलब बताया था, तो यही है कि परमुटेशन क्या है हमारा, मतलब हमारा उसका काउंटिंग है, कितना हमारा नंबर काउंट कर सकते हैं, कितना नंबर हम बना सकते हैं। तो कितना नंबर हम लोग काउंटिंग करते हैं, वही हमारा परमुटेशन होता है। तो हम लोग 5 ऑब्जेक्ट में से कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लेते हैं, यानी कि सभी ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो इसको हम लोग कितना तरीके से कर सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 फैक्टोरियल बाई 5 माइनस फैक्टोरियल को हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं, 5 माइनस 0 फैक्टोरियल हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल बाई आपका 5 फैक्टोरियल, ये हमारा कैंसिल हो गया, आपके 1 हो जाएगा। यानी कि 5 ऑब्जेक्ट में से कोई भी ऑब्जेक्ट, सब ऑब्जेक्ट हम लोग छोड़ देते हैं। तो इसको हम लोग कितना तरह से सजा सकते हैं, 1 तरीके से सजा सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है NP0 का वैल्यू क्या होगा, हमारा 1 होगा। यानी कि दिए गए ऑब्जेक्ट में से सभी ऑब्जेक्ट को हमने छोड़ दिया, तो इसको हम लोग कितना तरीके से कर सकते हैं, 1 तरीका से। हमने कोई भी ऑब्जेक्ट जो है नहीं लिया है, तो ये हो गया। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि हमारा NP0 यानी कि 1, उसको हम लोग 1 तरीके से कर सकते हैं। यानी कि जो R की वैल्यू है, अब हम लोग कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड कर सकते हैं, 0 से लेके n तक। यानी कि जब R इक्वल टू 0 होगा, तो हम लोग को ये समझ लेना है कि हमारा क्या है, उसमें हमने कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लिया है। तो उसको हम लोग ऐसा किस तरह से अरेंज कर सकते हैं, एक तरीका से। सब ऑब्जेक्ट को छोड़ देंगे तो हमारा एक तरीका हो गया। तो ये रहा हमारा परमुटेशन का जो थ्योरम नंबर फर्स्ट है। तो इसको मैंने आपको समझा दिया और इस पे आपको एग्जाम्पल्स बताए। अब मूव करते हैं थ्योरम नंबर 2 की तरफ, देखेंगे थ्योरम नंबर 2 क्या करा, उसका एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे थ्योरम नंबर 2 हमारा क्या है, क्या कह रहा है। द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन r एट ए टाइम वेयर रिपीटेशन इज अलाउड इज n टू द पावर r होगा। यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ रिपीटेशन जो है ऑब्जेक्ट का अलाउड है, ऑब्जेक्ट का आप रिपीटेशन यहाँ पर अलाउड है। थ्योरम नंबर 1 में ऑब्जेक्ट का रिपीटेशन हमारा अलाउड नहीं था। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग लिखते थे यहाँ पर कि हमारा 5 ऑब्जेक्ट में से हमने 3 ऑब्जेक्ट को लेके हमने क्या रीअरेंज कर दिया, तो हमारा क्या इसका वैल्यू आएगा 5 फैक्टोरियल बाई 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, यानी कि 5 फैक्टोरियल बाई फैक्टोरियल 2, यानी कि आपका 5 4 3 और ये हमारा 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट। यानी कि 5P3 में आपने देखा कि 5 2 4 जा 20 3 जा 60 में होगा, 60 में से यानी 60 परमुटेशन होंगे हमारे जब रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। रिपीटेशन हमारा कोई भी नंबर का रिपीटेशन हमारा अलाउड नहीं है, तब 5 ऑब्जेक्ट में से 3 ऑब्जेक्ट लेके हमने कितना अरेंजमेंट कर सकते हैं। बट क्या होगा जब हम लोग का नंबर का रिपीटेशन में अलाउड करूं, तो यहाँ पर क्या हमारा फॉर्मूला है n टू द पावर r, यानी कि यहाँ पर हमारा कितने ऑब्जेक्ट हैं आपके, हमारे टोटल 5 ऑब्जेक्ट है, यानी n की वैल्यू क्या है यहाँ पर आपका 5 है और r की वैल्यू क्या है यहाँ पर हमारा 3 है। रिपीटेशन में यहाँ पर नंबर का अलाउड है, तो कितना हमारा परमुटेशन होगा n टू द पावर r, यानी कि यहाँ पर हमारा रिपीटेशन अलाउड है, तब हमारा फॉर्मूला n टू द पावर r, यानी कि 5 टू द पावर हमारा क्या हो जाएगा 3। इतने हमारे परमुटेशन होंगे, यानी कि 125 हमारे परमुटेशन बनेंगे जब हमारा नंबर का रिपीटेशन अलाउड है तब। इसको आप समझ लेना है। तो उसी तरह से आप जब देंगे कि 3 ऑब्जेक्ट में से आपको 3 ऑब्जेक्ट लेके हमारा रिपीटेशन जब अलाउड है तब कितना परमुटेशन होगा, 3 टू द पावर 3 हो जाएगा, यानी कि 27 हो जाएगा।
इस तरह से आपको जो है देख लेना है कि जब हमारा रिपीटेशन अलाउड है तो क्या होगा, हमारा परम्यूटेशन n टू द पावर r होगा, और जब रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा तब क्या होगा आपका हमारा NPR होगा। NPR कब है, जब हमारा नंबर का रिपीटेशन अलाउड नहीं है, और n टू द पावर r कब है, जब हमारा नंबर का रिपीटेशन अलाउड है तब। ये नंबर ऑफ परम्यूटेशन है। नंबर ऑफ परम्यूटेशन n टू द पावर r जब रिपीटेशन अलाउड है, और नंबर ऑफ परम्यूटेशन जब रिपीटेशन नंबर का रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो NPR ये है। तो ये रहा आपका हमारा थ्योरम नंबर 2, और इसके ऊपर मैंने एग्जांपल्स भी आपको समझाए। अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। हमारा थ्योरम नंबर 3 है, वो क्या है, थ्योरम नंबर 3 हमारा कह रहा है कि द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट वेयर p ऑब्जेक्ट आर ऑफ द सेम काइंड, n ऑब्जेक्ट में से p ऑब्जेक्ट हमारा सेम काइंड का है, एंड रेस्ट ऑब्जेक्ट आर डिफरेंट, और अदर जितने अदर का है वो अलग अलग है, तो हमारा कितना परम्यूटेशन होगा, वो हमारा होगा फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल t। तो इसको आपको है जो है समझ लेना जरूरी है। मैं इस पे एक आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। तो जैसे हमारे पास एक एग्जांपल में हम लोग ले रहे हैं, जैसे हमारा ऑल है, हमारा इंग्लिश का एक वर्ड है ऑल, इसमें हमारे 3 लेटर है, तो ऑल है, तो इसको हम लोग कितने तरीका से अरेंज कर सकते हैं, यानी किससे कितना हमारा परम्यूटेशन बन सकता है विथ और विदाउट मीनिंग। यानी ऑल से 3 लेटर है तो इसमें हमको बिना मीनिंग के और मीनिंग के साथ कितने हम लोग इसको तरीके से सजा सकते हैं, वही हमारा परम्यूटेशन होगा। तो इसका जब हम लोग देखेंगे ऑल में, तो हमारा देख रहे हैं कि जो है एल हमारा कितना है, हमारा एल जो है 2 है। एल मतलब हमारा एल जो है इसमें नंबर ऑफ एल का नंबर कितना है 2, यानी एल हमारा जो है 2 बार है, 2 हमारा सेम टाइप का है। एल जो है हमारा सेम टाइप का है वो की जो कि हमारा उसकी संख्या 2 है, और बाकी जो हमारा ए है वो क्या है, हमारा जो है डिफरेंट काइंड का है। इसका नंबर ऑफ परम्यूटेशन क्या होगा, हमारा जो है थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा आपका, हमारे टोटल के एन में एन कितने हैं यहाँ पर आपके, हमारा 3 है, 1 2 और 3 है, टोटल हमारा 3 ऑब्जेक्ट है, जिसमें हमारा जो है आपका 2 गो हमारा सेम टाइप का ऑब्जेक्ट है। तो इसका नंबर ऑफ परम्यूटेशन क्या हो जाएगा हमारा अब 3 फैक्टोरियल बाई आपका 2 फैक्टोरियल, यानी कि इतना ऑल से हमारा इतना हमारा अरेंजमेंट बनेगा विथ और विदाउट मीनिंग, यानी इतने हमारे जो है वर्ड बनेंगे विथ और विदाउट मीनिंग। ये हो गया आपका फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 3 इंटू फैक्टोरियल 2 बाई फैक्टोरियल 2, यानी 2 2 हमारा कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर कितने परम्यूटेशन बने हमारे 3, यानी कि 3 हमारे क्या बनेंगे, हमारे जो है वर्ड बनेंगे विथ और विदाउट मीनिंग हमारे ऑल से। तो इस तरह से यह रहा हमारा थ्योरम नंबर 3, जो कि आपको एग्जाम्पल से समझ में आया होगा कि क्या कर रहे हैं। दिए गए हमारे n ऑब्जेक्ट में से जिसमें हमारा p ऑब्जेक्ट सेम काइंड का है, उसको हम लोग कितना परम्यूटेशन बना सकते हैं, n फैक्टोरियल बाई p फैक्टोरियल। अब इस थ्योरम को हम लोग जो है थ्योरम नंबर जो 4 है हमारा, इसी का एक जनरल फॉर्म है, यानी कि इसी थ्योरम को हम लोग क्या करेंगे एक्सटेंड करेंगे, उसको भी हम लोग देखेंगे इधर पर हम लोग थ्योरम नंबर 4। हमारा थ्योरम नंबर 4 है जो कि हमारा 3 का ही एक्सटेंशन है। उसमें क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट वेयर p1 ऑब्जेक्ट आर ऑफ वन काइंड, p2 ऑब्जेक्ट आर ऑफ सेकेंड काइंड, एंड इसी तरह से डॉट डॉट pk ऑब्जेक्ट आर के काइंड, एंड रेस्ट ऑफ इफ एनी आर डिफरेंट काइंड, इस दिया गया है फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल p1 इंटू फैक्टोरियल p2 डॉट डॉट हमारा फैक्टोरियल हमारा pk फैक्टोरियल। ये हमारा रहा, यानी कि जो हमारे पास n ऑब्जेक्ट है उसका हमारा जो है सजाने का तरीका है, जिसमें हमारा p1 हमारा सेम टाइप का काइंड का ऑब्जेक्ट है, p2 उसमें सेम काइंड का ऑब्जेक्ट है, p2 दूसरा हमारा सेम काइंड का ऑब्जेक्ट है, pk हमारा तीसरा सेम काइंड का ऑब्जेक्ट है। तो उसका हमारा कितने परम्यूटेशन बनेंगे, वो उसका फॉर्मूला हमारा होगा आपका n फैक्टोरियल बाई p1 फैक्टोरियल बाई p1 फैक्टोरियल इंटू p2 फैक्टोरियल इंटू डॉट डॉट हमारा pk फैक्टोरियल, ये होगा। तो इस पे मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, जैसे कि आपका हमारा एक मैथमेटिक्स हमारा वर्ड है, मैथमेटिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं, तो मैथमेटिक्स हमारा एक वर्ड है। तो मैथमेटिक्स में हमारे टोटल कितने लेटर हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि इसमें हमारे टोटल कितने ऑब्जेक्ट हो गए, हमारे 11 ऑब्जेक्ट हो गए।
इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा जो ऑब्जेक्ट हमारा सेम काइंड का है। तो मैथमेटिक्स में आप देख सकते हैं कि ए जो है हमारा, वो हमारा जो है वो हम उसको मान लेते हैं P1 टाइप का ऑब्जेक्ट। तो कितना है हमारा 2 है। P1 टाइप का ऑब्जेक्ट कितने हैं हमारे 2 है। उसके बाद हमारा और देखते हैं कि इसमें क्या है। ए तो हमारे 2 बार है। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं टी आपका हमारा जो है इसमें 2 है, यानी कि इसको हम लोग मान लेते हैं आपका P2 टाइप का ऑब्जेक्ट है। टी हमारा 2 बार है। आप इसमें ए और टी भी लिख सकते हैं। तो देखेंगे कि हमारे टोटल 11 ऑब्जेक्ट में P2 ऑब्जेक्ट का हमारा जो है 2 ऑब्जेक्ट सेम काइंड के हैं, और दूसरा भी P2 है वो भी 2 हमारा 2 तरह का ऑब्जेक्ट है। इससे कितना हमारा परमुटेशन बन सकता है, हमारा n की वैल्यू क्या है हमारे पास। यहाँ पर टोटल हमारे पास 11 ऑब्जेक्ट है। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 10 की वैल्यू 11 हो गई, 11 फैक्टोरियल यहाँ। उसके बाद उसमें हमारा जो है इसमें 2 जो है हमारा सेम काइंड का है, तो 2 फैक्टोरियल हो गया मल्टीप्लाई, और 2 जो है हमारा यहाँ पर दूसरा टाइप का जो है ऑब्जेक्ट है। जैसे कि हमारा P2 क्या है यहाँ पर आपका, इसमें हमने बताया है आपको T हो गया, और ये P1 क्या हो गया हमारा A हो गया। A हमारा 2 बार है, और ये हमारा अलग टाइप का ऑब्जेक्ट है, और T जो है हमारा अलग टाइप का हो तो भी हमारा 2 बार है। तो नंबर ऑफ कितने परम्यूटेशन हो गए 11 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। इस तरह से हमारे पास इसको आप सॉल्व। रेस्ट ऑब्जेक्ट जो है अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट हैं। आप फैक्टोरियल 2 तक जाएंगे और इसको सॉल्व करके इसको बता सकते हैं, मल्टीप्लाई करके पूरा सिंप्लीफाई करके, कि कितने इससे हमारे मैथमेटिक्स से हम परम्यूटेशन बना सकते हैं विथ और विदाउट मीनिंग थ्योरम्स। तो इसमें मैं आपको इतने ही थ्योरम्स बताऊंगा, इतने ही थ्योरम से आपका काम हो जाएगा। एक्सरसाइज 7.3 को आप बना सकते हैं। चारों थ्योरम्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो चारों थ्योरम्स आपको अगर अच्छे से समझ में आए हैं तो आप उसको जो है अब एक्सरसाइज हम लोग 7.3 को आप अच्छे से बना सकते हैं। तो और भी बहुत सारे थ्योरम है, तो उसको मैं आगे आपको बताऊंगा, और साथ ही मैं आपको सर्कुलर जो परम्यूटेशन है उसमें और जो है अलग से उसको और भी वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको उसका क्वेश्चन, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ आपको जो है बताऊंगा सर्कुलर परम्यूटेशन में। तो इस वीडियो में बस इतना ही स्टूडेंट्स, और इस वीडियो में मैंने आपको जो भी चीजें बताई उसको अच्छे से आपको जो है कॉपी पे नोट कर लेना है और समझ लेना है, तभी आपको 7.3 समझ में आएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जिसमें एक्सरसाइज 7.3 को मैं सॉल्व करूंगा। तब तक इस वीडियो को देखिए और आप जो है सोचिए, समझिए और एंजॉय करते रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल। दैट्स इट।